गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो श्री गुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। इसका काल, गुप्त काल कब से कब चला था? 319 से 540 तक चला था। ओके, गुप्त काल कब से कब? 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। ओके, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। श्री गुप्त किसके संस्थापक है? गुप्त वंश के। श्री गुप्त किसके संस्थापक है? श्री गुप्त किसके संस्थापक? गुप्त वंश के। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। गुप्त किसके सामंत है? तो कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत है? तो कुषाणों के। गुप्त किसके संस्थापक थे? तो कुषाण का। ठीक है, सामंत मतलब होता है फ्यूडेट्रीज। ठीक है, हु वर द फ्यूडेट्रीज ऑफ गुप्त डायनेस्टी? तो कुषाण। ओके, कुषाण। तो गुप्त किसके फ्यूडेट्रीज थे? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। कुषाणों के फ्यूडेट्रीज कौन थे? गुप्त था। कुषाणों के फ्यूडेट्रीज कौन था? गुप्त था। ओके, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त वन ने। ओके, महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त वन ने। महाधीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाधीराज की। चंद्रगुप्त वन ने किसकी उपाधि क्या धारण की थी? महाधीराज की। चंद्रगुप्त वन ने क्या धारण की थी? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? देखिए, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, प्रयाग जो अभिलेख है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ओके, प्रयाग जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त से कौन से संबंधित है? प्रयाग। समुद्रगुप्त से कौन संबंधित है? प्रयाग। समुद्रगुप्त से संबंधित कौन है? प्रयाग है। ठीक है, बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। बिलसड कुमारगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी स्कंदगुप्त से संबंधित है। ओके, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? बंधु बर्मन से। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? बंधु बर्मन से। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? बंधु बर्मन से। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख से संबंधित कौन है? बंधु बर्मन। इसको ट्रिक से बताया था कि मंद मत पर बंधु आगे बढ़, मंद मत पर भाई आगे बढ़, कहते हैं ना, तो बंधु बर्मन। ठीक है, बंधु बर्मन मंदसौर अभिलेख के। भीतरी स्कंदगुप्त बिलसड कुमारगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त से कौन संबंधित है? बिलसड अभिलेख। कुमारगुप्त से कौन संबंधित है? बिलसड अभिलेख। कुमारगुप्त से कौन संबंधित है? कुमारगुप्त से कौन संबंधित है? बिलसड अभिलेख है। ठीक है, कुमारगुप्त से संबंधित। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी या गणितज्ञ था? आर्यभट्ट था गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी या गणितज्ञ भी था? तो आर्यभट्ट था। गुप्त काल के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञान या गणितज्ञ भी था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके समय था? तो गुप्त काल। आर्यभट्ट किसके समय था? गुप्त काल। आर्यभट्ट किसके समय था? गुप्त काल। कालिदास भी गुप्त काल का था, लेकिन विक्रमादित्य के समय था। ओके, आर्यभट्ट किसके समय था? गुप्त काल के।
गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। इतिहासकारक B.A. स्मिथ ने किसके विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने। उसके विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा B.A. स्मिथ ने। किसके बारे में? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। हुनों को आक्रमण करने से किसने रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का राजा का नाम बताया जो हुनों को आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त। ठीक है। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका? स्कंदगुप्त। हुनों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? स्कंदगुप्त। इसका अभिलेख मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है। समुद्रगुप्त का प्रयाग से मिलता है। ओके। दरबारी भाषा संस्कृत थी। आर्यभट्ट गुप्त शासन के दरबार में ही था। मंदसौर अभिलेख इसको ट्रिक से बताए थे। मंद मत पर बंधु यानी भाई कहते हैं ना, तो बंधु बर्मन से अभिलेख है। भीतरी स्कंदगुप्त बिलसठ कुमार गुप्त से। प्रयाग समुद्रगुप्त से संबंधित है। महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त वन ने, तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ओके। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। असरी गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है। गुप्त किसके फ्यूडेटरीज थे? कुषाणों के। किसके सामंत थे? फिर कुषाणों के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। ओके। गुप्त राजवंश किसके लिए जाना जाता है? कला एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गुप्त राजवंश किस लिए चर्चित था? तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए था। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना। गुप्त राजवंश किस लिए पॉपुलर था? कला एवं स्थापत्य के लिए। कला स्थापत्य के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश। कला स्थापत्य के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश। कला स्थापत्य के लिए कौन प्रसिद्ध था? कला स्थापत्य के लिए कौन प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता जो कलाकृतियाँ हैं किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। जो अजंता का वर्क डिजाइन है, ठीक है, आर्ट वर्क जो किया हुआ है किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता का जो आर्ट वर्क है किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता का आर्ट वर्क यानी कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता का आर्ट वर्क किससे संबंधित है? अजंता का आर्ट वर्क कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता का कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। आर्ट वर्क। ठीक है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, किसके कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बता चुके हैं पहले भी दोस्तों। इससे पहले आप मैंने जो वीडियो बनाया उसे देख लीजिएगा। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? विक्रमादित्य द्वितीय के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता का जो पिक्चर है और उसका सब्जेक्ट क्या है? बौद्ध धर्म है। ओके। अजंता का चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता काल उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? नालंदा था। उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, नालंदा प्रसिद्ध हुआ। उत्तर गुप्त युग तो बता चुके हैं, हर्षवर्धन जैसे राजा का शासन काल था दोस्तों, ठीक है। और उसमें नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उत्तर गुप्त युग काल विश्वविद्यालय प्रसिद्ध कौन था? नालंदा। अजंता का चित्रकारी का विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु क्या है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु क्या है? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन है? नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन है? एरन अभिलेख किससे मिलता है? भानुगुप्त का है। एरन जो अभिलेख है, ठीक है, वह भानुगुप्त से संबंधित है। एरन जो रिकॉर्ड है, एरन का जो रिकॉर्ड है किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। एरन का जो रिकॉर्ड है किससे संबंधित है? एरन का जो अभिलेख है किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। एरन का अभिलेख किससे संबंधित है? एरन का अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से कौन सा अभिलेख संबंधित है? भानुगुप्त से कौन सा अभिलेख संबंधित है? एरन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? वैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गोल्डन एज, गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का, ठीक है, इंडियन जो संस्कृति था उसका स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता था गुप्त काल, ठीक है। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। फाहियान कहाँ का था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? हर्षवर्धन के मरने के बाद कौन राजदूत आया था? वांग हुएन से आया था, ठीक है। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन हैं। ओके। द्वितीय किस वंश के शासक था? तो वकाटक वंश का था। सेतुबंध के रचनाकार कौन था? प्रवर सेन द्वितीय। सेतुबंध के रचनाकार कौन था? सेतुबंध के रचनाकार कौन था?
प्रवर सेन। सेतुबंध के रचनाकार कौन था? प्रवर सेन। सेतुबंध के रचनाकार कौन था? प्रवर सेन। ओके। जो वाकाटक वंश का शासक था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? वाकाटक का था। ठीक है। वाकाटक की राजधानी पता है ना दोस्तों? विंध्य शक्ति था। ठीक है ना। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त वन को महाधीराज। ओके। स्कंदगुप्त को शुक्रफॉर्म कहा जाता है 19 में। कविराज किसे कहा जाता है? कविराज किसे कहा जाता है? कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज या भारत का नेपोलियन। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रफॉर्म कहा गया? तो स्कंदगुप्त को। ठीक है। स्कंदगुप्त को स्तंभ लेख में, कौन से स्तंभ लेख में शुक्रफॉर्म कहा गया? तो कौहंब स्तंभ लेख में। कौहंब स्तंभ लेख में। ठीक है। कौहंब स्तंभ लेख में शुक्रफॉर्म कहा गया। स्कंदगुप्त को शुक्रफॉर्म कहा गया कौन सा अभिलेख में? कौहंब स्तंभ में। शुक्रफॉर्म किसे स्तंभ में कहा गया? शुक्रफॉर्म किस स्तंभ में कहा गया? कौहंब स्तंभ में। कौहंब स्तंभ में शुक्रफॉर्म किसे कहा गया? स्कंदगुप्त को। कौहंब अभिलेख में किसे कहा गया है? स्कंदगुप्त को। कौहंब अभिलेख में किसे शुक्रफॉर्म कहा गया है? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, बोध गया में। ठीक है। बोध गया में जो मंदिर है वहाँ बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से। ठीक है। मेघवर्मन ने, श्रीलंका के राजा। ओके। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन था। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन था। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय में मेघवर्मन था। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका का राजा। ओके। बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने पर। ठीक है। शकों के एबॉलिश खत्म कर देने पर। समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों के उन्मूलन किया था तब ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? विष्णु है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। ओके, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी से चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों के पराजित करने के बाद। शकों के पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को डिफीटेड करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शकों को डिफीटेड किया था तब। ओके, शकों को जब हरा दिया था तब क्या उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि तो धारण किया ही था, लेकिन विशेष चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ओके, शकों को जब पराजित किया तो कौन सा सिक्का चलाया था? चांदी का सिक्का। शकों को जब पराजित किया तो कौन सा सिक्का चलाया था? कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। मेहरौली दिल्ली स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली जो कहाँ दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ श्रेणी में सदी में हुआ था। चतुर्थ सदी में कौन से स्तंभ का भी निर्माण हुआ था? लौह स्तंभ का। चतुर्थ सदी में कौन सा स्तंभ का निर्माण हुआ था? लौह स्तंभ का। चतुर्थ सदी में कौन से स्तंभ का निर्माण हुआ था? चतुर्थ सदी में कौन से स्तंभ का निर्माण हुआ था? लौह स्तंभ का। जो शकों को हराने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को हराने के बाद अपना उपाधि धारण किए थे विक्रमादित्य का, और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगता है? तो बोध गया में। ओके, मेघवर्मन अनुमति मांगता किससे? समुद्रगुप्त से। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो बकाटक वंश का किंग था, ठीक है। सेतुबंध की रचना का प्रवर सेन द्वितीय है। इस वंश का शासक कौन था? बकाटक था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल का। संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से मिलता है? तो भानुगुप्त से मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से मिलता है? भानुगुप्त से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो नालंदा था। उत्तर गुप्त युग के किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा था। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था।
कवि कालिदास किसके राज कवि थे? विक्रमादित्य के। अजंता कलाकृति किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त काल में से संबंधित है। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्य को देखा। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को देखा। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, इसलिए हम कह सकते कि उसके राज्य को देखा। ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के शासन में, ठीक है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके। धन्वंतरी कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक चिकित्सक था। ओके। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक था धन्वंतरी, और इसी के दरबार में आर्यभट्ट भी था। ओके। कालिदास भी था। नवरत्न में से एक था धन्वंतरी। 3 तो अभी बताएं दोस्तों, आगे चलते हैं तो बताते रहते हैं। ओके। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक था दोस्तों, ठीक है। राजतंत्रात्मक था गुप्तकालीन शासन प्रणाली, ठीक है। राजतंत्रात्मक थी गुप्त शासन प्रणाली। गुप्त शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त शासन प्रणाली कैसी थी? गुप्त शासन प्रणाली कैसी थी? गुप्त शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओं की, ओके, के निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है किसके बारे में? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में, या फिर 30 का ए, ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में नहीं मिलता है। फो क्यों की जो है निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलता है। फो क्यों की विवरण में जो फाहियान ने लिखा था, फाहियान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? फो कुओं की। फो से याद कर सकते, फाहियान ने फो लिखा, ठीक है। फाहियान ने फो लिखा है। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यों की किसका विवरण मिलता है? फाहियान द्वारा रचित फो क्यों की किसका विवरण मिलता है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध राज्यों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों और स्तूपों और विहारों का मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलता है। ओके। फो क्यों की के बुक में क्या नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलता है। फाहियान द्वारा रचित फो क्यों की के किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यों की का किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता, लेकिन बौद्ध धर्म के उपदेश मिलता है, बौद्ध राज्यों का मिलता है, बौद्ध मंदिर स्तूपों का मिलता है, ठीक है। बौद्ध गौतम बुद्ध के उपदेश मिलता है, गौतम बुद्ध के राज्य मिलता है, बौद्ध मंदिर और स्तूपों एवं विहारों का मिलता है। ओके। बौद्ध उपदेश मिलता है, बौद्ध राज्य मिलता है फो क्यों की के। अब मंदिरों स्तूपों विहारों का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन था? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। गुप्त स्थापत्य कला का, ठीक है, गुप्त आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, ठीक है, सबसे बेहतरीन
नमूना मिलता है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। गुप्त काल का सर्वोत्तम मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये इसमें विष्णु मंदिर है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 10 रूप दिखाया गया है। हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद रखिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त कला का सबसे बेहतरीन मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे बेहतरीन मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्या है? गुप्त काल का सबसे बेहतरीन स्थापत्य कला मंदिर है। गुप्त काल का सबसे बेहतरीन स्थापत्य कला मंदिर कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में होता 16, 17 और 19 का। 18 नहीं 19 होगा, ठीक है। 16, 17, 19 का। अजंता गुफाओं का किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17, 19 का, ठीक है। अजंता कलाकृति भी गुप्त काल से संबंधित है, ओके, जो 16, 17, 19 में है। अजंता गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17, 19 का। अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से था, या समुद्रगुप्त से था, या फिर चंद्रगुप्त वंश का था। तो 33 का डी है दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़ा हुआ था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। अमरकोश के लेखक कौन है? अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। ये किसके दरबार से जुड़ा हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। अमरकोश के लेखक ये चौथा हो गया नवरत्न में से। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़ा हुआ है। ओके, गुप्त काल के लेखक अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त वन को जाता है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चालू हुआ था। किसने चालू करवाया था? चंद्रगुप्त वन ने, जो अपने राज्यारोहण जब हुआ था तब हुआ था। उसका जब राज्यारोहण हुआ था उसके स्मारक के रूप में किया था। राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत चलवाया था 319 से 320 ईस्वी में, ठीक है। 319 से 320 ईस्वी में। और 319 ईस्वी में तो शासन चालू हुआ था, श्रीगुप्त ने चालू किया था। लेकिन चंद्रगुप्त ने अपना जब राज्यारोहण हुआ उसके स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलवाया था। ओके, गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त वन ने। गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त वन ने। किस लिए क्यों चलाया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत क्यों चलाया था? गुप्त संवत क्यों चलाया था? राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चलाया था। ओके, गुप्त संवत। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन किस दरबार का दरबारी कवि था? हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन किस दरबार का राज कवि था?